पहुंची नहीं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर घर में धमाका हुआ। घरेलू सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ। महिला, बच्चों समेत परिवार के 8 लोग घायल हुए। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हायर सेंटर रेफर किया गया है इन तीनों को। गैस लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर के औगाता थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गैस लीकेज की वजह से घर में धमाका और उसके बाद बर्बादी ही बर्बादी। बुलंदशहर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर में धमाका हुआ, उससे पहले लीकेज हो रहा था और धमाके के बाद परिवार के 8 लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, हादसा कैसे हुआ और इस वक्त जो घायल है उनकी हालत कैसी है? मैंने कहा, देखिए, इसमें जो है 8 लोग घायल हुए हैं और अगर घटना की बात की जाए तो गैस रिफिलिंग के चलते जो है वहाँ लीकेज हो गई थी और इसके दौरान घटना हुई है। और खाना बनाने के लिए ये महिला जो है अपनी किचन में गई थी, जिसके बाद जैसे ही जो है गैस को जलाया तो उसके बाद तुरंत आग लग गई और जब आग लगने के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है और मैंने कहा उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और इलाज उनका जारी है। मौके पे डीएम, एसएसपी भी पहुंच गए हैं और पूरे उसमें राहत बचाव का कार्य अभी लगातार मैंने कहा। जी प्रशांत, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। गैस लीकेज जिसकी वजह से धमाका और फिर 8 लोग जख्मी हो जाते हैं। 3 को गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। इधर फिरोजाबाद की खबर, जहां पर बीती रात दीपावली मनाते वक्त पटाखे की चिंगारी से शहर में अलग अलग 2 जगहों पर आग लगी है और आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। एक कबाड़ का गोदाम जलकर स्वाहा हो गया। दूसरी जगह पर खड़ी कार में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ही जगहों पर आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। यहां पर 2 जगहों पर आग लगी। कबाड़ का गोदाम पूरी तरह से जल गया तो 2 कार दूसरी जगह पर जो कि पार्किंग में मौजूद थी उसमें भी आग लग गई और दोनों ही जगहों पर बताया ये जा रहा है, आशंका ये है कि पटाखों की चिंगारी की वजह से ही आग लगी है। उधर हार्डवेयर के गोदाम में आग लग गई एटा में। यह खबर एटा से, जहां पर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 10 लाख रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात की ये तस्वीर है, एटा की तस्वीर है। यहां पर 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। पीलीभीत में पटाखे से गैराज में आग लग गई। 2 गाड़ियां यहां पर गैराज में उस वक्त मौजूद थी और दोनों ही गाड़ियां जल गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। कोतवाली बिसलपुर का ये मामला है। तस्वीरें भी देखिए, गैराज में 2 गाड़ियां थी और तभी चिंगारी गिरती है और आग लग गई दोनों ही गाड़ियों में। तो दीपावली के दौरान जगह जगह जब जश्न का आलम था और उसी बीच कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। दुर्घटनाएं ज्यादातर पटाखों की चिंगारी की वजह से हुई है, जिसमें आग लगी। कहीं पर घर तो कहीं पर कार और कहीं पर कबाड़ जलकर स्वाहा हो गए हैं। और ये देखिए, प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ था। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ पर कई और गाड़ियां भी मौजूद थी। खबर श्रावस्ती से, यहां पर 3 घरों में आग लगी है। अज्ञात कारणों से इन 3 घरों में आग लगी। घर समेत लाखों का सामान जल गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र की घटना है। खुद ग्रामीणों ने ही इस आग पर काबू पाया। हालांकि यहां पर आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। बीती रात रोशनी अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के सैनी कॉलोनी में घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती का विरोध करने पर जूता कारोबारी अरविंद कुमार और उसके भाई को गोली मार दी, जिससे दोनों ही घायल हो गए। बदमाश 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जूता कारोबारी के घर में हथियारबंद बदमाश घुस गए। शिवोम शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवोम, क्या खबर है, किस तरीके से ये वारदात हुई, क्या अपराधियों तक पहुंच पाई पुलिस अभी तक? जी, मैं बता दूं, मामला बीती रात का है, आज 2 बजे का।
जो समथिंग 5 बदमाश एक घर में घुस जाते हैं, उसको सीढ़ी चढ़ाकर घर में दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लगभग 5 से 6 बदमाश बताए जा रहे हैं। उन्होंने हत्याबंद बदमाश को और परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया और उन्होंने 2 लाख की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। और फिलहाल पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी हैं और जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। जी शिवम, क्या परिवार ने किसी पर आशंका जताई है? क्योंकि जिस तरह से ये बदमाश आते हैं हथियारों के साथ और एसयूवी में सवार होकर और रुपए लेकर भाग जाते हैं, लाखों की लूट करते हैं, 2 लोगों को हमला कर देते हैं, तो क्या किसी पर आशंका, किसी पर शक परिवार का? फिलहाल जो परिजन से बात हुई, परिजनों का कहना है कि अज्ञात बदमाश थे, वो सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए थे और उन्होंने हथियारों पर मतलब उन्होंने परिवार को बंधक बना लिया। और जब जो गृह स्वामी है और उसका एक भाई है, उन्होंने उसका अपने डकैती का विरोध करा तो इसको एक को गोली मार दी, एक को घायल कर दिया पट मारकर, जिसको हायर सेंटर इलाज के लिए भर्ती कराया। जी शिव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खबर कानपुर से 6 साल की मासूम की निर्मम हत्या की खबर है। तंत्र मंत्र की वजह से बच्ची की हत्या की गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मासूम के शरीर के अंदरूनी अंग गायब हैं। धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ है इस हत्याकांड में। बच्ची का शव काली मंदिर के पास मिला है। हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा है। घाटमपुर कोतवाली का मामला, हालांकि पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि कोई जानवर बच्ची पर हमला किया होगा, किसी जानवर ने हमला किया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन गांव वालों में गुस्सा है। खबर भदोही से, जहां पर ट्रक में रोडवेज बस ने टक्कर मारी। ट्रक में रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। ओवरब्रिज पर खड़े ट्रक में ये टक्कर मारी बस ने। 10 यात्री उस वक्त बस में सवार थे। बस का ड्राइवर, एक यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ओवरब्रिज पर ट्रक खड़ा था और खड़े ट्रक में पीछे से रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बस में नहीं थी। महज 10 लोग उस वक्त बस में सवार थे, लेकिन 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें एक बस का ड्राइवर है। यह हादसा आखिर किसकी लापरवाही, क्या ट्रक गलत जगह पर खड़ा था या फिर बस की स्पीड ज्यादा थी? आखिर रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर कैसे हुई, लापरवाही किसकी थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन रफ्तार का कहर जरूर नजर आ रहा है। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त भदोही से हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, इस हादसे के बारे में क्या अपडेट? देखिए मेनका, यह जो बस थी ये झांसी डिपो की थी जो वाराणसी की तरफ जा रही थी, और जैसे ही ये गोपीगंज में जो हाईवे पर ओवरब्रिज है उसके ऊपर पहुंची है, तभी एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हो गया है। बस में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। उसमें जो चालक और एक यात्री है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। जी दिनेश, क्या बस की रफ्तार ज्यादा थी या फिर ट्रक गलत दिशा में गलत जगह पे खड़ा था? आखिर टक्कर कैसे हुई? देखिए मैंने कल वहीं ओवरब्रिज पे एक हादसा हुआ था। हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद, वह ट्रक ओवरब्रिज पे खड़ा था और बस तेज रफ्तार में थी और उसने जो चालक था उसकी नजर में पड़ी ट्रक पे और उससे एक्सीडेंट हो गया। इसमें एक बड़ी लापरवाही यह भी देखने को आई है कि कल से यह जो ट्रक था वो ओवरब्रिज पे खड़ा हुआ था और इसको हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जी दिनेश, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं किस दर्दनाक तरीके से यह हादसा हुआ है और टक्कर कितनी जबरदस्त थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। बस का सामने का हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसी से समझ में आ रहा है कि रफ्तार बस की ज्यादा रही होगी और टक्कर हुई है ट्रक से। ट्रक जो कि हादसे के बाद से ही ओवरब्रिज पर मौजूद था। लापरवाही प्रशासन की भी है कि आखिर इस ट्रक को हटाया क्यों नहीं गया था। रात का वक्त था, बस की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा। गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई है इस हादसे में, लेकिन 10 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धन्यवाद इस वक्त दिनेश पूरी जानकारी देने के लिए। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में शामिल होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां स्थापना दिवस समारोह और भी खास होने जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक ये आयोजन होगा। आयोजन के मुख्य दिवस यानी 25 नवंबर शाम को समारोह में पीएम मोदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा।
पीएम मोदी दिल्ली से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि पीएम मोदी की स्वीकृति मिल चुकी है। उनके साथ में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बतौर चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, 25 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है, तो इस एक हफ्ते का हम लोग एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और 11 बजे 19 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। हमारे स्थापना दिवस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ वेरी काइंडली एग्रीड कि वो उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 दिन का ये आयोजन है जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को अहम संदेश दिया जाएगा। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, और हम लोग तो फरवरी महीने से कोशिश कर रहे थे। हम सब की इच्छा थी कि एक बार प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इससे, जैसे आपने कहा, ऊर्जा ही नहीं, मैं उसको आशीर्वाद भी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को उन्होंने अपने आशीर्वाद से ब्लेस किया, तो ये अपने आप में शताब्दी वर्ष का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट विश्वविद्यालय के लिए होगा। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज पार्टिसिपेशन। 100वें साल का ये आयोजन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी का संदेश इस आयोजन में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी का भाषण छात्रों में ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं कुलाधिपति के द्वारा हैप्पी थिंकिंग लैब में भी छात्रों को लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां दीक्षांत और शताब्दी एक साथ है, छात्रों के लिए और क्या क्या तोहफे लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर आता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। सांसों पर संकट आ गया। हर तरफ प्रदूषण को लेकर चर्चा तो खूब होती है। प्रदूषण न बढ़े इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई। दीपावली से पहले एनजीटी ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन लोग माने नहीं। दीपावली पर शहर शहर खूब पटाखे छोड़े गए। हालात अब ऐसे बन गए हैं कि शहर शहर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब लेवल तक पहुंच गया। लोगों को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति दिखाते हैं, वहां के हालात दिखाते हैं। वहां पर भी जमकर आतिशबाजी हुई और जिसका नतीजा ये हुआ कि वायु का जो स्तर है, प्रदूषण स्तर, वो बढ़ गया। AQI लेवल 141 पहुंच गया। सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है और मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जिला प्रशासन, पुलिस की तरफ से सख्त कदम के बावजूद भी राजधानी लखनऊ में देर रात तक पटाखे खूब फूटे। राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रात में 881 तक पहुंच गया था, जबकि इस वक्त की अगर बात करें तो अभी भी राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक है। आमतौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक जब होता है तो उसको बेहतर माना जाता है, लेकिन 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बात को बता रहा है कि राजधानी में किस तरह से पोल्यूशन का स्तर है। साफ तौर से देखें तो ऐसे ही एक इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर पटाखों को बिल्कुल बारिश हुई है। इसके अलावा ख़ास तौर से मुख्य चौराहा पर पुलिस तो मौजूद रही, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने घरों से पटाखों को जलाना मुनासिब ज़्यादा समझा। तो ऐसे में पोल्यूशन का जो लेवल है एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में बढ़ा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी पोल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ऐसा 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं था बीती रात जब पटाखों का शोर ना हो, पटाखों की आवाज ना आई हो। कानपुर की स्थिति भी कुछ ऐसी रही। यहां पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन लोगों ने इस आदेश को माना ही नहीं। ना तो एनजीटी का ख्याल रखा, ना ही प्रशासन ही इस रोक को इंप्लीमेंट करा पाया। और यही वजह रही कि कानपुर में भी वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। लगातार खराब हो रही आबो हवा के बीच एनजीटी ने आदेश दिया था कि तमाम शहरों पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। कानपुर भी उन शहरों में शुमार था जहां पटाखे नहीं जलाए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा जो पटाखा कारोबारी हैं उनके साथ मीटिंग भी की थी और उन्हें साफ निर्देश दिए थे कि उनके जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त माना जाएगा और अगर वो किसी तरीके से पटाखा बेचते हुए नजर आए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीआईजी ने बैठक करके जो थानेदार हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरीके से आतिशबाजी ना होने पाए और वे आतिशबाजी करने वालों पर कार्रवाई करें। लेकिन कानपुर के लोग नहीं माने और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। आप देख सकते हैं कि शहर में
चारों तरफ इस तरीके का नज़ारा है और सड़कों पर पटाखों के जो अवशेष हैं वो जले हुए पड़े हुए हैं। रात भर यहाँ पर आतिशबाजी की गई, जिसका असर यह है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 3.5। तस्वीरें इस वक्त आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो इस वक्त विशिष्ट पहचान लिए हुए है, विशिष्ट महत्ता गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण कर रहे हैं। और इसके सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करते हुए आज गोरखपुर में कई कार्यक्रम में सीएम के, और 1:30 बजे वो यहां से रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड के लिए। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम सीएम योगी आदित्यनाथ का इस वक्त। पहला, आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, इस काम से जोड़ा जा सकेगा। वोकल फॉर लोकल और ओडीओपी के तहत ये काम यहाँ पर शुरू हो रहा। और दूसरी तरफ यूज में लेके अगरबत्ती आज 5 किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ गेहूं का बीज देंगे, गेहूं के बीज देंगे रबी की बुआई के लिए, रबी की खेती के लिए 5 किसानों को बीज देंगे। और उसके बाद बाकी किसानों को भी बीज, उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं सरकार की ओर से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करने पहुंचे हैं, और साथ ही अगरबत्ती और धूपबत्ती की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी लेते हुए परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी परंपरा अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री के हाथों दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे, हारेगी हर बार अधियारे की घोर कालिमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा, दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है, आशीषों की मधुर छांव इसे दे दीजिए, प्रार्थना शुभ कामना हमारी ले लीजिए, झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभ कामना, आस्था के आलोक में आदरयुक्त मंगल का। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारे गोरखनाथ सेवा संस्थान के मुखिया और गोरखनाथ मंदिर के मुखिया, हमारे परम पूज्य श्रद्धे महाराज जी हम सबके बीच आ चुके हैं। और इस तरह से आज के इस कार्यक्रम का हम श्री गणेश करते हैं। ज्यों आसमां में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे, सभी यहाँ पधारे तो हमें लगा ऐसे जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे। ऐसे ही हमारे परम पूज्य महाराज जी, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए हैं, और जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे रक्त धमनियों में रक्त का संचार तीव्र गति से होने लगता है। और यही ये ऊर्जा है, यही वो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए निरंतर अग्रसारी करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा है, अतिथि हमारे लिए भगवान का रूप माना जाता है, और इसी परंपरा के अंतर्गत, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह से आग्रह करते हैं कि वो महाराज जी को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उत्पादित शहद, काला चावल और काला नमक चावल, ये सारे उपहार को भेंट करते हैं, जो हमारे लोकल लेवल पे हमारे उत्पादों की महत्ता को बढ़ाता है और हमारे अतिथि सेवा के भाव को प्रकट करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महायोगी गोरखनाथ, हमारे सहयोगी अहमद गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, अब देख रहा तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करेंगे। क्या खासियत इस अगरबत्ती की? महिला एक वहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है, अगरबत्ती वहीं पर मौजूद है, और काला नमक चावल जो कि ODOP के तहत सिद्धार्थ नगर का, और उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है।
देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं लोकार्पण कार्यक्रम में, और यहाँ आके गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। और केंद्रीय औषधि एवं सौगंध पौधा संस्थान भारत सरकार लखनऊ एवं गोरखनाथ विज्ञान गोरखपुर के सहयोग से मंदिर में अगरबत्ती, जिसका गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती के नाम से जाना जाता है, इसका लोकार्पण के लिए सीएम साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब अगरबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं और इनको यहाँ प्रशिक्षण इनको दिलाया जा रहा है, तो प्रशिक्षण के आधार पर यह लोग जो है ये अपने बड़े ही कुशलता के साथ इस स्वदेशी अगरबत्ती का निर्माण यहाँ बनाते हुए कर रही हैं। तो इनको रोजगार मिलने के साथ साथ एक स्वदेशी अखबार का और एक स्वदेशी वस्तुओं के सामान के लिए सोच है सरकार, वो देख रहा है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो ये यहाँ अगरबत्ती का कार्यक्रम जो है यहाँ पे बिल्कुल सराहनीय कार्य चल रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद है। जी अहमद, आज और क्या क्या प्रोग्राम है और इस वक्त मंच पर क्या हो रहा है, बताइएगा जरा। देखिए, मंच पर इस समय मुख्यमंत्री मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री के मौजूद होने के साथ साथ जो है यहाँ पे उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है और जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर अब लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं, उनको देकर के जो है सम्मानित किया जा रहा है यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा। तो ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। इस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ बीच में मंच पर मौजूद हैं जहाँ लोकार्पण कार्यक्रम जी। और इस वक्त मंच पर हम देख रहे हैं सीएम मौजूद हैं और सीएम के सामने ODOP के तहत अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे जा रहे हैं और बाकायदा सीएम देख भी रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं कि ये क्या है। तो बताइएगा किस किस और जिलों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। देखिए, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से यहाँ पर एक एक बिंदुओं पर वो जानकारी ले रहे हैं, तो उनको वहाँ के जो विशेषज्ञ मौजूद है ज्ञान वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री को फीडबैक किस तरह से दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आधार पर मनता की मुख्यमंत्री वो करीब करीब यहाँ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ सारे चीजों का जायजा। और गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती जिसका लोकार्पण आज सीएम करने वाले हैं, ये परियोजना कितनी बड़ी है और कितने लोगों को रोजगार इससे मिला है? देखिए, अब तक जो है इसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं और ये जुड़ते जा रहे हैं। ये मतलब बहुत तेजी से ये मतलब गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इससे रोजगार भी लोगों को मिल रहा है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं। जिसका जैसे कुछ महिलाओं से हमारी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जिस तरह से रोजगार के लोग परेशान थे, अब इस अगरबत्ती के निर्माण से हम लोगों को रोजगार मिल गया और रोजगार मिलने के साथ साथ हम लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी और साथ साथ लोगों को स्वदेशी वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी। जी, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जब वो सत्ता में आए उसके बाद ही उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस पर योजना की शुरुआत की और जिसका नतीजा हुआ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान रही उस पर काम ज़्यादा तेज़ी से हुआ और उसमें निवेश। और लॉकडाउन के दौरान भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इस ODOP स्कीम का है। बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती थी। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने गाँव में लोगों को रोजगार देने की बात की थी और स्वदेशी वस्तुओं को आगे बढ़ाने के क्रम में मुख्यमंत्री ने जितनी अपनी योजनाओं को संचालित किया था, उसमें से जो ये हमको आज देखने को मिल रहे हैं गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती के मतलब निर्माण के तौर पर, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं से कि मुख्यमंत्री ने जो रोजगार देने की बात लोगों को कही है वो रोजगार अब यहाँ लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के दौरान यही खड़ी हुई कि अब जो मजदूर हैं, जो लौटे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, लाखों की तादाद में लौटे हैं, उनके सामने रोजगार की समस्या वो कैसे दूर की जाए, ये एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। हालांकि लॉकडाउन के शुरुआत से ही जैसे ही मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, वापस लौटना शुरू हुआ था,
वैसे ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे अलग अलग परियोजनाओं और योजनाओं को लेकर कि वहां वो खाका तैयार करे कि कैसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और काफी कुछ देखने को मिला उसके नतीजे के रूप में, रिजल्ट के रूप में। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने पहुंचे हैं कार्यक्रम में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का, और साथ ही 5 किसानों को गेहूं का बीज भी देंगे। अहमद, 5 किसानों को गेहूं का बीज दिया जाना है इसी प्रोग्राम में। रबी की फसल है गेहूं और उसके लिए तो ये कार्यक्रम, ये 5 किसान कौन कौन हैं? ये अनुसूचित जाति उपजात परियोजना के तहत जो है ये 5 किसानों को गेहूं के बीज का वितरण किया जाना है, जो अभी चंद समय में सीएम साहब करेंगे। और यहाँ किसानों को बुलाने का काम भी चला जा रहा है। ये गेहूं के बीज को देने का जो है ये भी एक अच्छी पहल है, जो स्वदेशी और सही मायने में स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने के लिए और कृषि क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम तो चलाया जा रहा है। इसमें भी मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा सोच था। जी अहमद, बने रहे हमारे साथ। तो देखना ये भी होगा कि क्या सीएम इस दौरान किसानों से और या दूसरे लोगों से संवाद भी करेंगे। अक्सर इस तरह के प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है कि सीएम संवाद भी करते हैं उस वर्ग के साथ, उन लोगों के साथ जिसके लिए योजनाएं परियोजनाएं